हेलो एवरीवन। तो 2020 के पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 141। पीछे वाले 140 तक के सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके। तो आज के क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मोस्टली आप कोशिश करें उन फॉर्मूला को कहीं लिख ले और हाईलाइट कर दें ताकि डायरेक्ट पेपर में सोल्व करते टाइम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 141। ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही ग्राउंड स्टेट में, इतनी एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। देन अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज बाय, ये कह रहा है अभी उसने हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में था, उसने इतनी एनर्जी ली तो सीधी सी बात है ली होगी तो किसी दूसरी स्टेट में गया होगा। तो ये कह रहा है उसका मोमेंटम इंक्रीज हुआ तो कितना हुआ। कहने का भाव ये है पहले था पहुंच गया, दोनों के मोमेंटम में डिफरेंस निकालना। पहले वाले का कुछ था फिर इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, ऊपर वाले में से नीचे वाले का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए कैसे 141 का क्वेश्चन देखो, ये ग्राउंड स्टेट होती है n = 1, जहां इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 बाई n²। n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ग्राउंड की बात हो रही तो n = 1 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -13.6। अगर n = 2 की बात करूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो E1 की जगह यहाँ पे n² की जगह 2 का स्क्वायर रख दोगे जिसकी वैल्यू आती है -3.6। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आती जाती हैं। और E1 है 2 है, En की वैल्यू होती है लास्ट इन्फिनिटी पे E∞ की 0। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या होगा इन्फिनिटी होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। नेगेटिव में आते हैं, बाउंड स्टेट को इंडिकेट करते हैं। अब क्वेश्चन पे आओ, इसने कहा कि ग्राउंड स्टेट में था और उसने कितनी एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली। और कहाँ गया फिर देखते हैं कहाँ गया। पहले ग्राउंड स्टेट में थी उसके पास एनर्जी 13.6 ये वाली रही, उसने इतनी एनर्जी ले ली 10.2। अब उसके पास कितनी होगी, इसमें से माइनस करोगे -13.6। और 13.6 किसकी एनर्जी होती है, n = 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। इसका मतलब पहले ग्राउंड स्टेट में था फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया। ठीक है, यहाँ से तो एनर्जी से हमें पता चल गया वो किस स्टेट में है। अब देखो इसने पूछा एंगुलर मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अभी NH/2π। अब वो पहले ग्राउंड स्टेट में था n = 1 तो उसके पास मोमेंटम था h/2π, यहाँ 1 रखोगे। फिर वो 2 में गया स्टेट में, हमने देखा 2 में पहुंच गया तो इसकी जगह पुट करोगे n = 2 तो 2h/2π। उसने कहा कितना डिफरेंस या इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज देखने के लिए हम दोनों का क्या कर देंगे डिफरेंस। तो 2h/2π माइनस में h/2π माइनस करोगे तो ये h/2π आ गया जो कि h कट की वैल्यू होती है। और h कट की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है h कट की, कितनी 1.05 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और यही इसका करेक्ट आंसर है भाई, ये बड़ा फर्स्ट अलग से दिख रहा था। अच्छा मान लो अचकट की, वैसे तो ये इतने न्यूमेरिकल सोल्व करते हो, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो अचकट की होगी h/2π, इनकी तो वैल्यू फिक्स है वो याद मिलेंगी। फिर भी आप नहीं याद करना चाहते तो देखो h/2π की वैल्यू लास्ट में हमारा चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कितना है h/2π, तो h की वैल्यू कितनी होती है 6.62 10⁻⁻34 2 इंटू में 3.14। इसको भी सोल्व करोगे ना तो वही आंसर आएगा भाई 1.05 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये क्या आ गया इसका आंसर। बस सिंपल सी बात है, एनर्जी के रिलेशन में हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन अब कौन सी स्टेट में है और उससे हमें एंगुलर मोमेंटम देखना था कि कितना इंक्रीज हो गया, मतलब दोनों का डिफरेंस देखना था। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लूँ। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 142। स्टेशनरी पॉजिटिव पायंस कैन डिके। स्टेशनरी का मतलब होता है पहले वो रेस्ट में था फिर वो डिके कर गया, किसी भी कारणवश अनस्टेबल था तो डिके होकर स्टेबल होना चाहता है। ये देखो डिके कर गया 2 में। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो विल बी, न्यूट्रिनो की काइनेटिक एनर्जी पूछी है, गिवन हमें इसके लिए एनर्जी और इसके लिए एनर्जी दोनों के लिए। और ये कह रहा है ये जो सेकंड है वो क्या है, उसका मास है वो 0 है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अभी देखो कैसे 142। इसने बताया पायोन्स था वो रेस्ट पे था, वो डिके कर गया न्यू और ये वाला न्यू में। ठीक है, और हमें एनर्जी इस वाले की दे रखी है πc² जिसकी वैल्यू है 139.6
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी भी वैल्यू दे रखी है एनर्जी की, न्यू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 105.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मास है ना थर्ड का वो 0 दे रखा है। देखो दो कंडीशन होती है यहाँ पे, ये डिके हो जाए 2 में तो मान लो कि यहाँ तो सेकंड वाले का मास 0 दे रखा है, अगर मास 0 ना दे रखा हो तो फॉर्मूला बता देती हूँ मैं यहाँ। मान लो कि मास 0 नहीं दे रखा और हमें काइनेटिक एनर्जी सेकंड की निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट का मास का स्क्वायर प्लस में सेकंड का मास का स्क्वायर, ये वाला सेकंड, और माइनस में जिसकी नहीं पूछ रखी इसकी निकाल लेना, तो ये प्लस होगा, दूसरा माइनस हो जाएगा, सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मास ऑफ फर्स्ट वाला इनटू में सी स्क्वायर, मास इंटू सी स्क्वायर। एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, एम सी स्क्वायर, ये होता है ना, तो ये मास इंटू में सी स्क्वायर मतलब एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर बी की बात हो रही हो, सी के लिए निकालना हो तो सी वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा जब तीनों का मास गिवन हो, बट यहाँ पे थर्ड का मास 0 तो ये टर्म हट जाएगी बस। तो अपने पास जो फॉर्मूला बना एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का वो क्या बना, फर्स्ट जो मेन था अपना पेरेंट एटम जो डिके हुआ, और इसका निकालना मास ऑफ बी का स्क्वायर और इनटू में होता है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इनटू में मास ऑफ फर्स्ट। अब देखो अपने पास तो एनर्जी गिवन है, इसमें सी स्क्वायर दे रखा, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एम माइनस में एम बी सी का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है ना, कॉमन ले दिया, इनटू में 2 इंटू एम ए, बस ये फॉर्मूला लगा दो भाई, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इसका वाला दे रखा है, कितनी वैल्यू दे रखी है, 139.6 माइनस में ये वाली 105.7 और इसका स्क्वायर कर दो डिवाइड में 2 इंटू में 1.39.6। ठीक है, बस इसकी कैलकुलेशन करनी है सिंपल, इसका स्क्वायर हो जाएगा 19488 माइनस में, ये कैलकुलेशन तो खुद करके देखना भाई, मैंने कैलकुलेशन इसकी कर रखी है, माइनस करोगे तो ये ऊपर 8 पॉइंट कुछ आएगा, नीचे 2 मतलब कट के आ जाएगा 29.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आंसर आ गया देखो ये वाला 29.8 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर्मूले मैंने सभी बता दिए। जब थर्ड वाला रेस्ट में तो डायरेक्ट ये वाला लगा दो, अगर रेस्ट में कोई भी नहीं है तीनों में से तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला दिखा दो, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। ट्रांसवर्स साइनसोइडल वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में वेव ट्रेवल कर रही है विद स्पीड दे रखी है, t इक्वल टू 0 की बात करें जहाँ पे x इक्वल टू 0 स्टार्टिंग पे, हैज़ ट्रांसफर डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट का होता है भी ऐसे मैग्नीट्यूड होता है ना, मैक्सिमम हाइट, तो ये मैग्नीट्यूड दे रखा है, एंड इज नॉट मूविंग द मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड ऑफ दिस स्ट्रिंग पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0.16 मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम स्पीड है, मतलब कभी कभी इतनी स्पीड तक भी वो ट्रेवल करती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, फ्रीक्वेंसी पूछे अभी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी देखो कैसे, देखो क्या क्या चीज़ें, एक तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, मैक्सिमम हाइट पूछी ना, तो मैक्सिमम हाइट मतलब ऐसे भी होते हैं ना, तो ये मैक्सिमम हाइट एम्पलीट्यूड। ठीक है, दूसरी इसने v इक्वल टू 0 मतलब v इक्वल टू 0 कब की बात की है, एक्सट्रीम पॉइंट पे, जैसे पेंडुलम होता है ऐसे ऐसे जाएगा, तो यहाँ जाके वो एक पल के लिए रुकेगा फिर वापस आएगा, तो एक्सट्रीम पोजिशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी भी दी है इसने, कितनी दी है, 16 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हो गया मैक्सिमम ट्रांसफर स्पीड है, पार्टिकल कभी कभी 16 मीटर पर सेकेंड से भी चलता है। ठीक है, ये दे दी। अच्छा, अपने पास जो वी मैक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, प्रूफ बताऊंगी मैं आया कहाँ से, एक बार हाईलाइट करके सोल्व कर लेना, फॉर्मूला लिख लेना। वी मैक्स की वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें पुट कर दो, वी मैक्स हमें दे रखा है 16, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है 4, और ये तो सेंटीमीटर में ना, तो मीटर में बना लो 0.04। ओमेगा की निकालो, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 16/0.04, तो ये हो जाएगा, इसको काटोगे 100 ऊपर जाएगा, 4 4 60 मतलब 400 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गई ओमेगा। बट इसने ओमेगा की नहीं पूछी, इसने तो न्यू की पूछी है, तो न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 400 डिवाइडेड बाई 2, और पाई की वैल्यू पाई रख दो, मतलब 22/7 ले दो या दूसरी ले दो, काटोगे तो 64 हर्ट्ज आ गई।
ये इसका आंसर आ गया। देख लो, सिंपल एक फॉर्मूला यूज करके हमने आंसर निकाल दिया। अब ये प्रूफ बता देती हूँ कहाँ से है, बिल्कुल सिंपल है। 11th क्लास में जो वेव्स का पढ़ने ना, हम वेव किस फॉर्म में लेते हैं, y = a sin ओमेगा t। वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी क्या होता है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करो तो a तो कांस्टेंट आ जाएगा, साइन का क्या बन जाएगा cos ओमेगा t, और ओमेगा आ जाएगा बाहर। हमें चाहिए v मैक्स, और ये वाली मैक्सिमम वैल्यू कब देगी, जब कोस क्या हो जाए 1 आ जाए। तो पीछे कौन बच गया, a ओमेगा, बस यहाँ से लिए। देखो कितना सिंपल लग रहा है। अब तो याद भी हो जाएगा, वी मैक्स की वैल्यू होती है, एम्पलीट्यूड होता है और ओमेगा निकल के आएगा, बस फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। ठीक है, पेज भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 144। एक कैपेसिटी ऑफ लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी 1 मिलीमीटर, कीप वर्टिकली विद द लोअर एंड इन वाटर, लोअर एंड उसका वाटर में है। द एंगल थीटा मेड बाय द वाटर सरफेस इन द कैपेसिटी ट्यूब विद द वॉल दे रखी है। गिवन द सरफेस टेंशन है वाटर का इतना नैनो न्यूटन मीटर एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0। हमसे क्या पूछा है, द एंगल मेड बाय द वाटर सरफेस, मतलब वाटर सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं वो। ठीक है, थीटा की वैल्यू पूछी है, तो ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही लगाओगे बिल्कुल। देखो कैसे, 144 क्वेश्चन है। क्या क्या चीज़ें गिवन वो रख लो पहले। इसकी दे रखी है हमें लेंथ, कितनी दे रखी है 0.75 सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में बनाओ तो बीच में 2 जीरो आ जाएगी मीटर। ठीक है, दूसरा हमें क्या दे रखा है, रेडियस कितना 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ तो ये हो जाएगा 0.001 मीटर। अब देखो सरफेस टेंशन भी गिवन है हमें 0.075 न्यूटन पर मीटर। हमसे पूछा है भाई कि ट्यूब के अंदर वाटर है, जो कराउड सरफेस होगा उसका थीटा मतलब एंगल कितना बनेगा। तो h की वैल्यू देखो कैसे, एक फॉर्मूला होता है h = 2t सरफेस टेंशन और cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ρg। बस ये फॉर्मूला हाईलाइट कर लो। आया कहाँ से, हर फॉर्मूले का मैं प्रूफ बताती हूँ भाई बना कहाँ से बताऊंगी मैं अभी। तो यहाँ से थीटा निकालना हमें, तो ये हाइट का फॉर्मूला होता है, वैसे कोस थीटा निकालना तो कोस का ले लेंगे, हमें तो थीटा तक पहुँचना है। तो यहाँ से कोस थीटा क्या बन जाएगा, ये इधर जाएगा h ρg डिवाइडेड बाई 2t। सभी की वैल्यू पुट कर दो जो कि गिवन है। ठीक है, डेंसिटी वाटर के लिए कितनी होती है 1000। तो देखो h कितना गिवन है अपने को 0.0075, रो की वैल्यू होती है 1000 और g की वैल्यू 10 लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए 9.8 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर 10 ले लेंगे और r की वैल्यू ये रही 0.001 डिवाइडेड बाई 2। सरफेस टेंशन कितना है 0.075। बस इसको सोल्व करना है, सोल्व करते ही आंसर। और बिल्कुल कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल देख लो, इसमें 4 जीरो नीचे आएंगे, डेसिमल रिमूव करोगे तो इसमें 3 जाएंगे, फिर इससे कट जाएगा, बाकी तो 10 ही है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आएगा भी 0.5। किसके इक्वल चल रहे हैं, कोस थीटा के। तो कोस थीटा 0.5 का मतलब क्या होता है 5/10, काटोगे तो 1/2 और कोस 1/2 किस पे वैल्यू देता है अपने 60 पे, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, ये फॉर्मूला याद करना, इससे कोस थीटा तक पहुंचे। अब बात रही कि प्रूफ या आया कहाँ से। देखो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से ट्यूब पानी को ऊपर भेजेगा, मतलब ऊपर धक्का देगा, और ट्यूब का जो वेट होता है उसकी वजह से वो पानी के अंदर जाएगी, दोनों होते हैं बैलेंस। ठीक है, तो उसके अंदर जो होता है मतलब फोर्स लगता है, फोर्स सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स जो लगेगा अपवर्ड वो कितना लगेगा t, लेंथ कितनी होती है उसकी r, अगर रेडियस है तो 2πr। और जैसे कि एक रिंग ले लो तो इसके जो ओरिजेंटल कंपोनेंट होते हैं वो आपस में कैंसिल कर जाते हैं, सिर्फ वर्टिकल बचता है जो वेट के साथ मतलब बैलेंस करते हैं। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कोस थीटा आता है हमेशा, साइन कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ ये वाला फोर्स लग रहा है अपवर्ड सरफेस टेंशन की वजह से, डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है mg वेट फोर्स। और अगर जैसे कि डेंसिटी होती है मास पर इंटू वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी v इंटू में g। एक इक्वेशन दो इक्वेशन, ये दोनों आपस में होते हैं बैलेंस, ऊपर वाला फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, नीचे वाला फोर्स ड्यू टू वेट, दोनों को बराबर रख दो, बस रखो बराबर। देखो इधर रख देती हूँ 2πr
इंटू में सरफेस टेंशन कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू डेंसिटी। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, आर अगर रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू में जी, तो पाई आर से पाई आर कैंसिल, तो यहाँ से एच का निकालना तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ कौन बच गया देखो 2t कोस ऑफ थीटा, और यहाँ कौन बच गया रो जी, और दो आर थे, एक इधर एक आर था, एक कट गया तो एक बच गया, बस ये इसका प्रूफ है। देखो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, थोड़ा सा बस फॉर्मूले पक्के याद रखो भी, पेपर में ये नहीं कि आप उसका प्रूफ करने बैठोगे, आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, वो उनका फॉर्मूला हाईलाइट करके खुद नोट्स बना के और वो याद रखो, कोशिश करो फॉर्मूले याद हो, फटाफट इम्प्लीमेंट करना होता है वैसे उसमें। देखो नेक्स्ट 145, ये 20 kg 20 किलोग्राम इसका वेट दे रखा। ये होता है जैसे उसमें घरों में झूमर लगाते हैं, ऊपर छत पे झूमर, वो उसमें छत पे सील कर रखा है, मतलब 4 वर्टिकल वायर से, 4 वायर से वो लटका हुआ है, ठीक है। ईच वायर हैज़ एन अनलोडेड लेंथ, उनकी जो वायर उनकी लेंथ दे रखी 1 मीटर, डायमीटर दे रखा 2 mm, एंड ईच वियर एन इक्वल लोड, सभी भी चारों इक्वल लेंथ की हैं तो लोड सब एक साथ ही उठाएंगे, मतलब बराबर बराबर लोड उठा रखा है इसका, ठीक है, उसको लगा दिया। फिर ये पूछ रहा है वाई यंग मॉडल्स की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है, और ये पूछ रहा है भाई जब उसको जो वायर पे वो लटके ना तो कितना वो मतलब डेल एल की वैल्यू पूछ रखी है, उसकी कितनी लेंथ है वायर की वो बढ़ जाएगी। जैसे कि ये यंग मॉडल्स का कंसेप्ट कहाँ से आया बता देती हूँ एक बार। देखो कोई वायर है इतनी लेंथ, कुछ भी लेंथ है, हम इसको हीट दें या किसी भी कारण ये बढ़ जाए, एक्सपेंड हो जाए, डेल एल लेंथ है, तो वहाँ से कंसेप्ट आया था यंग मॉडल्स का, डबल स्लिट के यंग मॉडल्स का। तो ऐसे कोई झूमर है और 4 वायर हैं जो इसको उठा के रख रखे हैं, सीधी सी बात है, इसका जो वेट है वो चारों ने बराबर बराबर उठा रखा है। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है, पहले तो ये देखो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, मास गिवन है इसका कंप्लीट 20 kg, वायर की लेंथ गिवन है 1 मीटर, वायर का डायमीटर भी गिवन है, d इज इक्वल टू कितना गिवन है 2 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 2 × 10⁻³ मीटर। हमें इसके रेडियस चाहिए तो r पहले निकाल लो, 2 से 2 कट जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ गई इसकी रेडियस चाहिए, लेंथ चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। जो डेल एल जो लेंथ इंक्रीमेंट होगी, एक्सपेंड होगी वायर की, उसका फॉर्मूला होता है अभी FL/AY। अब पहले इसका प्रूफ ही बता देती हूँ आया कहाँ से। देखो सीधा सीधा फॉर्मूला है, यंग मॉडुलस होता है वो किसका रेशियो होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का। 11th क्लास का टॉपिक है भाई। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो ये बन गया इधर F/A और L ऊपर चला जाएगा इंटू में डेल एल। हमें चाहिए डेल एल, तो डेल एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको उधर ले जाओ तो F/A ऊपर L/Y। सेम वही फॉर्मूला देख लो, मैच होगा ना। ये प्रूफ था इसका, बस अब तो कुछ नहीं, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो डेल एल की वैल्यू कितनी आई, फोर्स इसने दे रखा मास, तो पहले फोर्स और निकालो। मास दे रखा है 20 kg। फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, तो mg तो ये हो गया 20 इंटू में g की वैल्यू 10 यूज करने के लिए बोला है तो 200 आ गया न्यूटन। बट ये किसका आया, कंप्लीट वेट सभी ने उठा रखा है, हर वायर ने। तो हर वायर इसके ऊपर फोर्स लगा रही है तो 200, 4 वायर है तो 4 से डिवाइड कर दो, सबके हिस्से में कितना आ गया 50 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स रख दो 50 और लेंथ दे रखी 1, एरिया दे रखा है, एरिया तो निकालना पड़ेगा, रेडियस अपने पास 10⁻3, तो एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर कितना है 10⁻, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 6 हो जाएगी ना, इंटू में और क्या हो गया, ये वाई की वैल्यू यंग मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है अपने को 2 × 10⁻11। सिंपल इसको कैलकुलेट करो और डेल एल की वैल्यू आ गई 0.08 मिलीमीटर। मिली में लेना भी 10⁻3 में दे रखी है, इसका आंसर लिख दिया 0.08 मिलीमीटर। ये आंसर करेक्ट रहेगा इसका, कैलकुलेशन तो खुद कर लेना चाहिए। 146 का क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भी। देखो एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम V0 इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट h मेजर फ्रॉम वाटर। ये देखो क्या बोल रहा है कि एक एयर का बबल है जो h हाइट पे रिलीज किया गया, किसी वजह से बनाया गया, किसी के भी थ्रू h हाइट पे, जिसका वॉल्यूम V0 है। फिर क्या हुआ, वॉल्यूम बबल का ग्रो कर जाता है किसी जगह जाके 2V0 हो जाता है, पहले वाले वॉल्यूम से डबल हो जाता है, ठीक है।
इट जस्ट रीच बिलो द सरफेस, सरफेस से तो अभी नीचे ही है, फिर कहीं पे जाके बताया भी, मतलब नीचे था। देखो कैसे है, पानी के अंदर बबल क्रिएट किया किसी वजह से, इसका वॉल्यूम वी नोट है। अब ये फिर क्या होगा, बायोन्सी फोर्स, पानी के अंदर क्या लगता है, कोई चीज़ पानी के अंदर गिरती है, बायोन्सी फोर्स से ऊपर आती है, इंसान पानी के अंदर गिरता है, एक टाइम के लिए तुरंत वापस आता है ड्यू टू बायोन्सी फोर्स। तो ये नीचे हमने क्रिएट कर दिया किसी वजह से, इसने बताया कि वहाँ पे रिलीज हुआ, वो हाइट h हाइट पे है नीचे, फिर वो ऊपर गया ड्यू टू बायोन्सी फोर्स, ऊपर जाके इसका वॉल्यूम हो गया डबल, 2v नोट हो गया, सरफेस से नीचे ही। अच्छा, वॉल्यूम डबल क्यों हुआ, देखो हम एक चीज़ पढ़ी थी, P प्रेशर, रो जी एच हाइट के अकॉर्डिंग लगता है, जितना डेप्थ में जाओगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा होता है पानी के अंदर। पानी पे ऊपर तैर रहे हो, प्रेशर नहीं लगता, और गहराई में जाते हो तो मतलब ऐसे लगेगा पानी कानों पे, इधर अपने शरीर पे प्रेशर लगा रहा है, हर चीज़ पे लगता है। तो जितना पानी की डेप्थ में जाते जाते उतना प्रेशर जो ज़्यादा होता जाता है, और प्रेशर ज़्यादा है तो वो इस बबल को कंप्रेस करेगा, इसका वॉल्यूम वी नोट था, ऊपर की तरफ गया तो प्रेशर कम होता गया, प्रेशर कम है तो वो एक्सपेंड करेगा खुद को, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 2v नोट हो गया। ये बात दे रखी क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या करें, टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड प्रेशर अबव द सरफेस वाटर इज दिस रिमेन कांस्टेंट थ्रू डेंसिटी दे रखी वाटर की, जी की वैल्यू, डेप्थ। तो ये कह रहा है इस हाइट की वैल्यू निकालो, जिस हाइट पे यहाँ से वापस गया तो इसका वॉल्यूम डबल होगा, बस इतनी सी बात पूछी। देखो एक वो सुना होगा भाई, बॉयल लॉ, इसने क्या बताया था, P1 V1 इज इक्वल टू होता है P2 V2, और ये यही बात है ये वाली, अगर प्रेशर जहाँ ज़्यादा है जैसे कि नीचे गहराई में, वहाँ वॉल्यूम कम मिलेगा, और जहाँ ऊपर प्रेशर कम है वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, वो एक्सपेंड कर जाएगा। तो ये हमें फॉर्मूला लगाना बस। अब इनकी चीज़ निकालो, V1 प्रेशर दे रखा है, पहले V नोट था और बाद में 2v नोट हो गया, दे रखा है। अच्छा, ये वाला गहराई की बात हो रही ना, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है रो जी एच, और यहाँ सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो दोनों की वैल्यू बस यहाँ पुट कर दो। देखो P1 कितना होगा अपने पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्लस में रो जी एच भी, P2 ऊपर जाके सिर्फ क्या बच जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। P1 की वैल्यू कितनी, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर रो जी एच इंटू में वॉल्यूम V1 कितना था, V नोट था, नीचे ऊपर गया सिर्फ अपने पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा, और वॉल्यूम हो गया उसका 2v नोट, V नोट से V नोट कैंसिल, ठीक है। इसको खोलोगे अब, मतलब यहाँ देखो ये वाला इधर 2 है, ये इधर जाएगा, इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से घटेगा, तो रो जी एच की वैल्यू आ गई P एटमॉस्फेरिक, क्योंकि इधर 2 हो गए ना, इधर एक, इसमें से माइनस हो गया, बस इनकी वैल्यू रख दो। रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, वाटर के लिए कितनी होती है 1000, जी की वैल्यू 10 होती है, हाइट हमें निकालनी है, ये बड़ा दे रखा है 10 टू द पावर 5, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, इधर 4 पावर, इधर ये 10 बच गई सीधी 10 मीटर, इधर 5 पावर है, इधर 4, नीचे जाके डिवाइड करोगे तो इसका आंसर हो गया भी 10 मीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, अभी सिर्फ एक फॉर्मूला आपने बॉयल लॉ यूज़ किया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इनकी वैल्यू दे रखी है, इनकी हमें पता है। जब गहराई में जाते हैं तो प्रेशर जो है इंक्रीज होता जाता है। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ना, जैसे वाटर के अंदर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है A B C, तो ऐसे पूछा जाता है प्रेशर A का ज़्यादा है, प्रेशर B से C से, या प्रेशर A कम है B से C से, या तीनों का प्रेशर बराबर है पानी के अंदर, ऐसे। तो सबसे ज़्यादा डेप्थ में ये वाला है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। इस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, फिर इसकी बजाय फिर सबसे कम इसके ऊपर होता है, क्योंकि डेप्थ में जाते हैं तो रो जी एच काम करता है। अब रो तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, हाइट पे डिपेंड करता है, जितनी डेप्थ में हाइट में जाओगे उतना ही प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो आज के लिए काफ़ी भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट हो, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, फॉर्मूले तो याद करो और हाईलाइट करके अपने नोट्स बनाओ, खुद के कमेंट करके जरूर बता देना कितना क्या समझ आया। थैंक यू।